क्या है वो टॉपिक है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आज मैं आपको अगले 15 मिनट में ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें से आपके 500 नंबर जो हैं वो डायरेक्टली ऑप्शनल के होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू तो जनरल है। इंटरव्यू में आपसे आपके ऑप्शनल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते। अच्छा रैंक लाता है वो ऑप्शनल के 500 में से 300, 310 इस रेंज में नंबर लेकर आता है। यानी कि 250 नंबर के पेपर में 150, 160 तक नंबर लोग लेकर आ जाते हैं। ऑप्शनल अगर आपको चुनना है तो प्लीज चूज इट एज अर्ली एज पॉसिबल। उसको पसंद करते हैं तो जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, पहला प्रेफरेंस आमतौर पे उसको दीजिए। ये तो फर्स्ट प्रेफरेंस है। दूसरी चीज क्या है, बाजार का ट्रेंड जो होता है वो ट्रेंड मत देखिए कि आजकल तो हम देख रहे हैं सर कि सारे टॉपर्स का आपके सिलेक्शन में, आपके परफॉर्मेंस में, उसको लाइटली मत लीजिए। इट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर सक्सेस इन द यूपीएससी एग्जाम। तो ऑप्शनल की चॉइस। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल जैन और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक ऐसा डिस्कशन जो जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हो रहे हैं, जब आप सीरियसली इसको लेकर मन बना रहे हैं कि यार इस एग्जाम की प्रिपरेशन हमें करनी है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा डिस्कशन है, एक ऐसा टॉपिक है जिसका जवाब आप जितनी जल्दी सोच लें उतना बेहतर है। द सूनर यू डिसाइड ऑन दिस द बेटर इट इज गोइंग टू बी। तो वो आपका डिस्कशन क्या है, वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आज मैं आपको अगले 15 मिनट में ऑप्शनल सब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका ये क्या रोल होता है आपकी सिविल सर्विसेज एग्जाम की स्कीम में, और अगर आप एक ऑप्शनल चुनना चाहते हैं, ऐसा ऑप्शनल जो आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो, हम सब वही चाहते हैं कि वो ऑप्शनल चुने जो हमारे लिए बेस्ट हो, तो वो बेस्ट ऑप्शनल अपने लिए कैसे चुने, इन सब का क्या तरीका है, ये सब मैं आपको बता दूंगा अगले 15 मिनट में। तो 15 मिनट मेरे साथ रहिए, मैं आपको ये सब बता दूंगा। चलिए, तो यूपीएससी का एग्जाम जो है आप जानते हैं कि उसमें प्रीलिम्स का स्टेज होता है और मेंस का स्टेज होता है और उसके बाद इंटरव्यू का स्टेज होता है। ये एग्जामिनेशन की स्कीम तो आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन बेसिक एग्जामिनेशन इस तरह से होता है। तो एक जमाना था, आज से करीब आप कह सकते हो 15 साल पहले तक, जब आप ये मान सकते हो कि जब ये होता था कि आपका ऑप्शनल का पेपर प्रीलिम्स में भी होता था, लेकिन अब जो है प्रीलिम्स में आपके ऑप्शनल की कोई भूमिका नहीं है। पहली चीज एकदम क्लियर, द ऑप्शनल हैज नो पेपर नो रोल टू प्ले इन द प्रीलिम्स। यानी कि प्रीलिम्स का पेपर जितने भी एस्पिरेंट हैं सबके लिए एक जैसा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। तो जितने भी बच्चे 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, करीब 5 साढ़े 5 लाख लोग पेपर देने पहुंचते हैं, उन सबको प्रीलिम्स का पेपर आइडेंटिकल मिलता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, सेट अलग अलग होता है, उस सेट में भी क्या होता है, क्वेश्चंस का ऑर्डर ऊपर नीचे होता है ताकि नकल ना हो सके, है ना। जैसे मान लीजिए आपके आगे जो बच्चा बैठा है उसे सेट ए मिला होगा, आपको सेट बी मिला है, क्वेश्चन दोनों में सेम होंगे लेकिन क्वेश्चन का ऑर्डर अलग होगा। तो उसके में जो पहला क्वेश्चन होगा वो आपके में 17वां क्वेश्चन होगा, ताकि आप और वो नकल ना कर पाओ, इसके लिए ऑर्डर अलग होता है, वरना सेम पेपर जो है प्रीलिम्स में सबको मिलता है। मेंस में जब हम आते हैं तो मेंस का एग्जामिनेशन स्कीम जो होता है, मेंस में आपके क्या होते हैं, कई सारे पेपर होते हैं। मेंस में आपका, मैं जिन पेपर्स के मार्क्स जुड़ते हैं खाली उसकी बात कर रहा हूं, आपके जीएस के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1 to 4। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है ये आपको एक का किसी का चयन करना पड़ता है, यू हैव टू चूज वन ऑप्शनल, और इस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपका पेपर 1 होता है और आपका पेपर 2 होता है। यानी कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर्स होते हैं। जीएस 1 to 4 आपका 250 नंबर का एक पेपर हो गया, यानी कि टोटल 1000 नंबर का आपका जीएस हो गया। ऑप्शनल आपका 250 into 2 यानी कि 500 नंबर का आपका ऑप्शनल के पेपर हो गए। 1000 नंबर का आपका जीएस हो गया और 500 नंबर का आपका जो है यहां पर ऑप्शनल हो गया। ये बात क्लियर है। इसके अलावा एक आपका एसए का पेपर होता है जो आपका 250 नंबर का होता है। ठीक है, तो ये आपका मेंस का स्कीम होता है। इसके अलावा 2 पेपर और होते हैं जो कि आपके लैंग्वेज के पेपर्स हैं, लेकिन उनके नंबर नहीं जुड़ते। एक आपका भारतीय भाषा का होता है और एक आपका इंग्लिश का होता है। 2 पेपर्स और होते हैं लेकिन इनके नंबर नहीं जुड़ते आपकी मेरिट में। तो मेंस में आपका ये जो 2 पेपर्स हैं, इनके लिए आपको एक ऑप्शनल चुनना होता है। यानी कि आपके टोटल नंबर्स की स्कीम में 500 नंबर जो हैं वो आपके ऑप्शनल के होते हैं, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट।
तो अगर आप मेंस को देखें तो टोटल मेंस जो है आपका 1750 मार्क्स का होता है मेंस। इसमें से आपके 500 नंबर जो हैं वो डायरेक्टली ऑप्शनल के होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू तो जनरल है, इंटरव्यू में आपसे आपके ऑप्शनल पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते। तो वो यार इंटरव्यू तो सबका अलग अलग हो सकता है किसी भी तरह से, वो तो जो इंटरव्यूअर है उसके मूड पे डिपेंड करता है उसको आपसे किस तरह का सवाल करना है। ठीक है, तो यानी कि ये बात एकदम क्लियर है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखता है। 500 नंबर वो आपके एग्जाम में लेकर आता है 1750 में से। और इसमें फर्क क्या पड़ता है बेटा, ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली, देखो एक बात ना प्रैक्टिकली समझो, जीएस के पेपर में अगर आप बहुत अच्छी तैयारी भी कर लोगे तो एक सीमा से ज्यादा नंबर नहीं आते, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है। जीएस के पेपर का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा है, बहुत वेरीड इसमें क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा करिकुलम में से पूछा जाता है। तो आमतौर पे एक लिमिट से ज्यादा नंबर ला पाना पॉसिबल है नहीं, आप उसी के अंदर आप अटके रह जाते हो। आपका जैसे 250 नंबर का पेपर है तो 100 110 इसी रेंज में पेपर आमतौर पे इसी रेंज में नंबर आपके जीएस में आते हैं। लेकिन अगर आप बार बार जो बच्चे अच्छी रैंक्स ला रहे हैं, अगर आप उनके स्कोर कार्ड्स देखोगे तो आपको एक जो अंतर नजर आएगा वो क्या नजर आएगा कि जो बच्चा अच्छा रैंक लाता है वो ऑप्शनल के 500 में से 300 310 इस रेंज में नंबर लेकर आता है। यानी कि 250 नंबर के पेपर में 150 160 तक नंबर लोग लेकर आ जाते हैं। और यहां पे क्या होता है, मान लीजिए दो बच्चे हैं, एक बच्चा ऑप्शनल के दोनों पेपर में मान लीजिए 250 में से क्या करके लाया, एक बच्चा 250 में से 150 150 300 नंबर ले आया, और दूसरा बच्चा जो है वो 100 प्लस 100 200 नंबर लाया। तो ये 100 नंबर का फर्क जो है, ये 100 नंबर का फर्क आपका ऑप्शनल में आ सकता है। तो आपको ऑप्शनल की तैयारी बहुत ज्यादा अच्छे से करनी होगी, क्योंकि ऑप्शनल जो है इट इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, इट हैज टू बी स्कोरिंग फॉर यू। अगर आपने उसमें ढंग का स्कोर नहीं किया तो आपका मेंस क्लियर नहीं होगा। मैं एकदम क्लियरली बता रहा हूं, अगर आपने ऑप्शनल में अच्छे से नहीं, जिसको पेपर कहते हैं ना, आपने पेपर में एकदम अच्छे से शानदार परफॉर्मेंस नहीं दिया तो आपका मेंस नहीं होने वाला, आप ये मानकर चलिए। तो मेंस में सफलता जो है, सक्सेस जो है, वो बहुत हद तक आपकी ऑप्शनल पे डिपेंड करती है। ये बात क्लियर है? तो ऑप्शनल जो है आपके, याद रखिए, इसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं, और आमतौर पे पहला पेपर हर सब्जेक्ट में जो पेपर 1 होता है वो थ्योरी पे बेस्ड होता है, और पेपर 2 जो होता है वो उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है। जनरली थोड़ा अलग अलग हो सकता है, दोनों के सिलेबस आपको मिल जाएंगे। इसमें एक फायदा यह है कि ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से डिफाइंड है। सिलेबस आपको यूपीएससी के नोटिफिकेशन में मिल जाएगा कि आपका भाई यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आपके सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है बहुत अच्छे से आपको एकदम इलैबोरेट करके बताता है कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें नहीं है। तो इसमें सिलेबस भी कोई गेसवर्क के लिए नहीं छोड़ा गया है, सिलेबस बहुत अच्छे से डिफाइंड है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑप्शनल की बात कि ऑप्शनल होता क्या है, एग्जाम के स्कीम में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब आते हैं दूसरे और ज्यादा क्रिटिकल सवाल पे कि ऑप्शनल को सेलेक्ट कैसे करें। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी एक बड़ा ही अमेजिंग टेस्ट करा रहा है अभी 11 तारीख को। तो 11 तारीख को अनअकैडमी क्या करा रहा है, एक यूसीएससी एक चैंपियनशिप करा रहा है। तो भाई आपका क्या है, सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे 2 बार इसका टेस्ट होगा, 11 AM और 5 PM। ठीक है, 11 AM 5 PM 2 बार टेस्ट होगा, कोई सा एक आपको देना है, 1 घंटे का टेस्ट है। जो टॉप 500 होंगे उनको अमेजॉन वाउचर्स प्राइस में मिलेंगे, जो टॉप 32 होंगे उनको स्टेज 2 के लिए कहीं लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनके साथ क्विज कॉन्टेस्ट होगा। ये क्विज जो है उसमें आपको टीमों में डिवाइड किया जाएगा, और आपकी टीम्स जो हैं उनमें भाई देखा जाएगा कि कौन कैसा परफॉर्म करता है। और जो सबसे अच्छा करने वाली टीम्स होंगी, विनर टीम को 5 लाख का प्राइज मिलेगा, सेकंड आने वाली टीम को 2 लाख का, और थर्ड और फोर्थ आने वाली टीम को 50-50 हजार के अवार्ड्स दिए जाएंगे। तो आप इसमें अभी एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसमें जाकर रजिस्टर कर लीजिए। आता हो या नहीं आता हो, आप भले ही बिगिनर हो, टेस्ट हमेशा दीजिए, टेस्ट से कभी मत डरिए। टेस्ट इज समथिंग यू शुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारे डिस्कशन पे कि यार चलो देखो, अब आते हैं ऑप्शनल से जुड़ा वो डिस्कशन। ये तो हो गया कि ऑप्शनल होता क्या है। अब सवाल ये है कि ऑप्शनल हम कब चुनें, व्हेन टू चूज ऑप्शनल। एक बड़ा सवाल हमारे सामने ये है कि व्हेन टू चूज ऑप्शनल। देखो, यूपीएससी आपसे ऑप्शनल इसलिए करवा रहा है
क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि डीप स्टडी करने की आप में कैपेसिटी है या नहीं है। जनरल स्टडीज में आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपकी जो लर्निंग की डेप्थ होती है किसी भी सब्जेक्ट की, वो बहुत ज्यादा नहीं होती। उसका नाम ही है जनरल स्टडीज, आपको बस उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो आपको एक ठीक ठाक लेवल का आना चाहिए। आप ये मान के चलिए कोई भी सब्जेक्ट जो है वो आपको मास्टर्स लेवल तक का अक्सर पूछा जाता है। तो ऑप्शनल में आपसे जो है एक अच्छी नॉलेज, एक अच्छी ग्रिप की उम्मीद की जाती है कि आपको ये वाला सब्जेक्ट जो है अच्छे से आना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन भी आएंगे, वो डीप आएंगे, कई बार क्वेश्चन थोड़े लंबे भी होंगे, और आपको उनके आंसर में कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। ये बात याद रखिएगा। अगर आप जनरल ऊपर ऊपर से आंसर लिख के आ गए तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये याद रखिए। मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। मेरा अपना ऑप्शनल था सोशियोलॉजी जैसे। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि अर्बन इंडिया में क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्यों बढ़ रहा है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। ठीक है, आप ये पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन तो कोई भी, आप भी, मैं आपसे कहूं कि यार शहरों में औरतों पे ज्यादा जुल्म क्यों हो रहा है, औरतों के खिलाफ ज्यादा क्राइम क्यों, और आप भी इसका आंसर लिख सकते हो। लेकिन आप जो आंसर लिखोगे वो होगा एक जनरल आंसर। एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट को वो जनरल स्टडीज का आंसर नहीं लिखना है कि हमारे यहाँ कानून कमजोर है या पुलिसिंग कम है या ये सब नहीं लिखना है। उसको इसके सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स ढूंढने हैं कि हमारी सोसाइटी में औरतों की पोजीशन क्या है और वो किस तरह से बदल रही है, और ट्रांजिशन के साथ क्या आती है, अनोमी आती है। जब भी वो औरतों की पोजीशन बदलेगी तब तब उन पर क्राइम बढ़ेगा। इस तरह से आपको उसका आंसर देना है। आपको सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स का जो है इस्तेमाल करना है। इसीलिए आप देखोगे ऑप्शनल में बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो क्या करते हैं, उनका पेपर होता है, उनको लगता है बहुत अच्छा पेपर हुआ। ऐसा होता है सर कि आपको ऐसा लगेगा, बच्चा ऑप्शनल का पेपर देके निकलेगा, बोलेगा सर बहुत बढ़िया पेपर हो गया, मजा आ गया, एकदम बहुत अच्छा लिख के आया हूं। नंबर आते हैं उसके 50। ये बहुत बार हुआ है, ये बहुत ज्यादा बार हुआ है। उसका आंसर क्या है, क्योंकि वो जीएस टाइप का आंसर लिख के आ गया है जो कि नहीं लिखना है। तो ऑप्शनल में यू आर सपोज टू हैव अ डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसीलिए व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि ऑप्शनल अगर आपको चुनना है तो प्लीज चूज इट एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर आप मान लीजिए अभी कॉलेज में हैं और आप अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो एक चीज जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पहले कुछ महीनों में ही अपना ऑप्शनल फाइनलाइज कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी लंबा चौड़ा विंडो है, आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है। आप इस टाइम, क्योंकि जीएस बदलता रहेगा, देखिए इस बात को समझिए, जीएस जो है उसमें काफी सारी चीजें चेंज होती रहेंगी करंट अफेयर्स के बेसिस पे, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट तो वही रहेगा। तो आप अपने ऑप्शनल को इतना ज्यादा रॉक सॉलिड कर सकते हैं कि उसमें आपका कुछ भी गलत ना हो। तो पहला पॉइंट यह है, मैं तो यह रेकमेंड करता हूं बच्चों को कि सबसे शुरुआती डिसीजंस में से एक होना चाहिए कि मैं ऑप्शनल चुन लूं। ठीक है, पहला ही होना चाहिए। अब आता है कैसे चुने, सबसे इंपॉर्टेंट, द $1 मिलियन सवाल कि भाई हाउ टू चूज इट। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लूं। मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उसका आप ध्यान दीजिए। देखो, पहला प्रेफरेंस हमेशा दीजिए, अगर आप उसको पसंद करते हैं तो जो आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, पहला प्रेफरेंस आमतौर पे उसको दीजिए। ये तो फर्स्ट प्रेफरेंस है भाई। देखो लॉजिकल बात है यार, अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ा है तो यार आपको एक हेड स्टार्ट मिल गया है ना, आप हिस्ट्री काफी सारी पहले पढ़ चुके हो। तो एक नया स्टूडेंट, मान लीजिए मैं एक इंजीनियर हूं, मैं हिस्ट्री पढ़ूंगा तो मुझे उससे कहीं, मुझे बहुत पीछे से शुरुआत करनी पड़ेगी। आप काफी आगे ऑलरेडी हो, तो आपको एक एडवांटेज है। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ चुके हो अपने ग्रेजुएशन में, या आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ चुके हो, या फिर आप केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, मैथमेटिक्स पढ़ चुके हो, आप मैनेजमेंट पढ़ चुके हो, जो भी आपने पढ़ा है आपके ग्रेजुएशन में, अगर आपको उस, लेकिन इसमें यह होना चाहिए कि आपको वो विषय पसंद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन में तो यार कुछ भी लिया, हम वहां गए, कुछ भी समझ में आया ही नहीं, जैसे तैसे रट्टा मार के, नकल करके, नोट्स खरीद के, किसी के जूनियर के सीनियर के नोट्स ले लेके पास हो गए। अगर आपने ऐसे ग्रेजुएशन पास किया तो मत लीजिए। लेकिन अगर आपको उस सब्जेक्ट में थोड़ा इंटरेस्ट है, अगर आपको थोड़ा मजा आता था उस सब्जेक्ट में, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, तो आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट लें। ये मेरे ख्याल से, मतलब इट इज द फर्स्ट एंड द ब्राइटेस्ट चॉइस। ये बात क्लियर है। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में आप लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मतलब सबसे बेहतर है मेरे ख्याल से। दूसरा तरीका इसमें क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट को मैं इसलिए दूसरे नंबर पे रखता हूं। आमतौर पे बहुत सारे टीचर इंटरेस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट किस में है। या आप मानते हो कि नहीं मानते? इंटरेस्ट को हम कहते तो हैं कि इंटरेस्ट बहुत जरूरी है, इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता कि यार मेरा इंटरेस्ट किस चीज में, पता ही नहीं है।
मुझे कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया लगता है, कौन सा बेकार लगता है, बेयरली हैव एनी आइडिया, मुझे कुछ खास पता नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है, अगर आप उस कैटेगरी में से हैं कि यार मैं हिस्ट्री की किताब लेके बैठता हूं तो यार मैं तो रखता ही नहीं उसको, मैं तो पढ़ता ही रहता हूं, मुझे बहुत मजा आता है। या फिर ज्योग्राफी में तो मेरा एक नेचुरल इंटरेस्ट है, मैं कहीं पर भी मैप में देखता रहता हूं हर चीज कहां है, कौन सी नदी कहां पर है। कुछ लोग होते हैं जिनको इस तरह का अंदाजा रहता है हमेशा। या फिर मैं एक मान लीजिए मैथमेटिक्स में मेरा एक नेचुरल इंक्लिनेशन है मैथमेटिकल थ्योरम्स को लेकर, या फिर कोई आपका पॉलिटिकल साइंस में मैं बहुत सारे थ्योरिस्ट को ऐसे ही पढ़ता रहता हूं, उनके बारे में ऐसे ही सुनता रहता हूं, गूगल पे पढ़ता रहता हूं। ऐसा कोई नेचुरल इंटरेस्ट है आपका तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों का, आमतौर पे क्योंकि हमारे यहाँ यार स्कूल कॉलेज सिस्टम इतना रिजिड है कि लोगों को ऐसा कोई इंटरेस्ट डेवलप करने का खास मौका मिलता नहीं है। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई इंटरेस्ट है तो आप वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहला हो गया आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड इज द बेस्ट चॉइस। दूसरा हो गया आपका इंटरेस्ट। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो सब्जेक्ट लीजिए जिसमें गाइडेंस अवेलेबल है। देखिए ये बात याद रखिए, गाइडेंस अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गाइडेंस से मेरा मतलब क्या है, ऑप्शनल में यू विल रिक्वायर टीचिंग। ऑप्शनल जो है, आप इस बात को समझिए कि आप खुद से नहीं कर पाओगे। ये जीएस आप एक बार को कर सकते हो, क्योंकि जीएस इज सुपरफिशियल, वो शैलो होती है, उसमें बेसिक किताबें हैं, आप उनको पढ़ते जाओ तो आप कर लोगे। ऑप्शनल में यू विल रिक्वायर टीचिंग। और चलो आपने एक बार को अगर खुद से पढ़ भी लिया, बोलोगे सर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है तो मैं तो खुद से पढ़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। कम से कम आपको आपके मेंस के आंसर चेक करने के लिए कोई चाहिए। आंसर राइटिंग जो आपकी है, मेंस के जो आप टेस्ट वगैरह दोगे, दे हैव टू बी इवैल्यूएटेड। अगर आपने चेक नहीं कराए तो आप उस भ्रम में रह जाओगे, उस एक गलतफहमी में रह जाओगे कि आपकी तैयारी सही है, लेकिन वो सही नहीं होगी। तो अगर आपके शहर में, देखो ये भी बहुत जरूरी है, वी शुड बी अवेयर ऑफ अवर रिसोर्सेज। आप जहां रहते हो या फिर आप जहां तक अफोर्ड कर सकते हो जाना कहीं पर, तो जो टीचर अवेलेबल है वो भी आप इस बात को भी ध्यान में रखें, जिस विषय का, जिस सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल है, गाइडेंस अवेलेबल है, उसको आप चुनें। जिसका टीचर गाइडेंस वगैरह अवेलेबल नहीं है उससे बचें। ये बात याद रखें, क्योंकि गाइडेंस आपको लग जाएगी। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि ऑप्शनल में ऐसा कई बार होता है कि कोई एक टीचर बहुत फेमस हुआ, उसके बाद वो ऑप्शनल पॉपुलर हो गया, क्योंकि गाइडेंस लोगों को मिली तो लोगों ने उसमें अच्छा करना शुरू कर दिया। गाइडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात याद रहेगी। पहला आपका हो गया ग्रेजुएशन, दूसरा हो गया इंटरेस्ट, तीसरा हो गया गाइडेंस। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब इसमें एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताता हूं, सावधानियां हैं। पहली सावधानी है जो मैं हमेशा देता हूं हमारे साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को, जिन बच्चों का साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहा है। जैसे मान लीजिए आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है अपने इंजीनियरिंग में, और अब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लेना चाहते हो, तो अनलेस यू वर सम काइंड ऑफ अ टॉपर, अगर आप एकदम टॉपर ही थे तो आप लीजिए। लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट थे अपने इंजीनियरिंग में, तो आई वुड रेकमेंड कि आप ये सब्जेक्ट ना लें। मैं आपको बहुत ऐसी साइंस में है, अगर आप मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इनमें अगर आप एकदम टॉपर थे अपने क्लास में, एकदम आप भाई यूनिवर्सिटी टॉपर थे, क्लास टॉपर रहे हो आप अभी अगर आप कॉलेज में हो, तो आप अगर एकदम लगता है कि आप तो यार टॉप 2-3 बच्चों में एक हो, तब तो आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा स्कोर, तब तो इनफैक्ट जरूर लो, क्योंकि साइंस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा स्कोर करके आते हैं बच्चे, अगर उनको इंटरेस्ट होता है, अगर वो एक्चुअली उस लेवल के होते हैं। लेकिन आप साइंस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट अगर लेते हो, देन प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रियली गुड इन देम। और ये अपना सेल्फ एनालिसिस कर लो, केवल इस आधार पर मत सोच के बैठो कि यार मैं तो आईआईटी गया हूं तो मेरा तो अच्छा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना, या मैं तो अच्छे कॉलेज गया हूं तो मेरा तो अच्छा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप साइंस और इंजीनियरिंग केवल तब लो जब आप टॉपर हो, क्योंकि होता क्या है, इन एग्जाम में इन सब्जेक्ट्स में मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है। यानी कि आप अगर साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो और अगर आप टॉपर लेवल नहीं हो, अगर आप एवरेज लेवल हो, तो यार आपके बहुत खराब नंबर आते हैं। ये ओवर द ईयर्स मैंने देखा है, ये बहुत ही खराब नंबर आते हैं। मतलब मेरा अपना एक आईआईटी का बैचमेट था, वो मैथ्स उसका बहुत अच्छा हुआ करता था, उसको ऐसा लगता था, तो उसने अपना पहला अटेम्प्ट जो है मैथ्स को रख के दिया, उसका मेंस मतलब प्री क्लियर हुआ, मेंस के बाद इंटरव्यू कॉल ही नहीं आया। तो मेरी उससे उस टाइम पे बात हुई, मेरा बैचमेट था, अच्छा दोस्त था, मैंने कहा भाई क्या लगता है अगले साल क्या करने वाला है? बोला यार ऑप्शनल बदलूंगा, मैथ्स जो है उतना काम का नहीं है। अगले साल उसने मैथ्स को डंप करके सोशियोलॉजी उठा के पेपर दिया, वो 26 रैंक लेके आया। बात समझ रहे हो? तो मैं ये तो खाली एग्जाम्पल है, आपको और तरह के एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे, लेकिन
पॉइंट यह है कि साइंस और इंजीनियरिंग केवल तब लो जब आप उसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, बहुत ही टॉप नॉच हो। पहली चीज यह है। दूसरी चीज, मार्केट का ट्रेंड मत देखो। दूसरी चीज क्या है, बाजार का ट्रेंड जो होता है वो ट्रेंड मत देखो कि आजकल तो हम देख रहे हैं सर कि सारे टॉपर्स का ऑप्शनल सोशियोलॉजी ही होता है। आजकल तो हम देख रहे हैं कि सारे और टॉपर्स का ऑप्शनल जो है वो आपका पॉलिटिकल साइंस ही होता है, एंथ्रोपोलॉजी ही होता है। मत देखो। इकोनॉमिक्स से आजकल सिलेक्शन होने लगे हैं, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल से, तो मैं इकोनॉमिक्स ही ले लेता हूं। ट्रेंड मत देखो, ये हर 2 साल में बदल जाता है। इट चेंजेस एवरी फ्यू ईयर्स। तो मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूं कि अपने करीब 1-1.5 दशक लंबे टीचिंग करियर में मैंने इतने ट्रेंड देखे हैं ऑप्शनल्स के। मैंने ज्योग्राफी का ट्रेंड देखा है, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रेंड देखा है, मैंने पीएसआईआर का ट्रेंड देखा है, मैंने साइकोलॉजी का ट्रेंड देखा है, मैंने एंथ्रोपोलॉजी का ट्रेंड देखा है, मैं सोशियोलॉजी का ट्रेंड देखा है। तो भाई बहुत तरह के ट्रेंड मैंने देखे हैं अपने 10-15 साल के करियर में। तो ये ट्रेंड जो है वो हर साल 2 साल में चेंज हो जाते हैं। तो इन ट्रेंड को फॉलो मत करो। ये ट्रेंड वैसे भी देखो यार कि ट्रेंड का मतलब क्या होता है, इससे ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं। यार तुम्हें ज्यादा कम से क्या मतलब है, तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए ना यार। तो और एक सीट तो एक सिलेक्शन तो किसी ना किसी ऑप्शनल से हो, हर ऑप्शनल से हो ही रहा है। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है। तो ये फालतू के ट्रेंड व्रेंड का एनालिसिस मत करने लग जाओ। ये आपको मिलेगा, बहुत सारे टीचर से बताते हैं देखो इससे इतने % सिलेक्शन है, ये है वो है, फालतू बातें हैं, ये सब मत करो। ट्रेंड व्रेंड छोड़ो, कोई भी ऑप्शनल लो, उसको दिल लगा के पढ़ो, अच्छे से ध्यान से उसकी पढ़ाई करो और आपको उसमें देखना, आपको जो है उसके बेसिस पे अपना सिलेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। ह्यूमैनिटीज तीसरा जो है वो ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग का ऑप्शनल या साइंस ऑप्शनल नहीं ले रहे हो तो आप ह्यूमैनिटीज के ऑप्शनल्स लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल्स में आप 2 क्राइटेरिया में से एक देख सकते हो। पहला तो है ऑप्शनल का साइज। जैसे मेरे ख्याल से सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, आपका एंथ्रो हो गया, ये थोड़े छोटे ऑप्शनल्स हैं। इनका सिलेबस रिलेटिवली कम है, जल्दी हो जाते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये बड़े हैं, दे आर बिग, लेकिन इनके साथ आपका जीएस का ओवरलैप अच्छा खासा है। जीएस का ओवरलैप अच्छा खासा, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपके जीएस में भी आएंगे, तो आप यहां पढ़ लोगे तो आपका जीएस का काफी कवरेज हो जाएगा, ये एक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इट्स अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको किसमें मजा आ रहा है। एक अच्छा तरीका ये है, मैं बोलूंगा आपके पास अभी टाइम है, आप सारे ऑप्शनल्स का जो है आप थोड़ा थोड़ा मटेरियल देख सकते हो। सारे मतलब ऐसा नहीं कि सारे लेके बैठ जाओ, जो भी 3-4 आप शॉर्टलिस्ट करो उनमें से आप थोड़ा थोड़ा मटेरियल देखो, उनके क्वेश्चन पेपर देखो, थोड़े बहुत इंटरनेट पे आपको किसी के लेक्चर्स मिल जाएं तो आप डाउनलोड करके उनको सुन के देखो, या यूट्यूब पे सुन के देखो, जिसमें आपको लगे कि यार इसमें मजा आ रहा है, उसको परस्यू करो 10-15 दिन तक। 10-15 दिन परस्यू कर सकते हो तो फिर आपको मजा आएगा, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। अनअकैडमी का अगर आप ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको यह फायदा मिलता है कि हमारे सारे ऑप्शनल आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं। फिर तो आपको हर ऑप्शनल की एक क्लास 2-2 क्लास में बैठ के देख लो, जिसमें मजा आए उसको कंटिन्यू कर लो। तो ये तरीका है भाई ऑप्शनल चुनने का। ऑप्शनल बहुत ज्यादा डिफरेंस लाता है आपके सिलेक्शन में, आपके परफॉर्मेंस में, उसको लाइटली मत लीजिए। इट इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ योर सक्सेस इन द यूपीएससी एग्जाम। तो ऑप्शनल की चॉइस को लेकर अगर कोई डाउट है, कोई आपको समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। इस डिस्कशन से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।